तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि चेल्सी ग्लोब पर एक जगह पॉइंट करके बोलती है कि मैं तुम्हें पानामा के पास रबर ढूंढने की अच्छी जगह बताऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि अगर उन्होंने रबर ढूंढने में ज्यादा टाइम लगा दिया तो स्टैनली उनको पकड़ लेगा और अब उनको रिवाइवल फ्लूइड की रेसिपी भी बताए तो उन सभी को जिंदा रखने का स्टैनली के पास कोई रीजन नहीं है। टाइजू ऊक्यो से पूछता है कि क्या कोई रेडार ऑपरेटर बैटल टैक्टिक्स नहीं है जो तुम यूज कर सकते हो। तो वो कहता है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो उनको हमारी पोजीशन का पता चल जाएगा। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है एनिमी का रेडार ऑपरेटर काफी ज्यादा अच्छा है और वो कोई भी सिग्नल को मिस नहीं करेगा। फिर ऊकियो सोचता है कि वो कोई भी सिग्नल को मिस नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि चेल्सी बोलती है कि काश हम वहां पर पानामा कनाल से जा पाते। उन सभी को समझ नहीं आता कि यह पानामा कनाल क्या है। तो फ्रांशा उनको एक्सप्लेन करती है कि ओशन के एक साइड से दूसरी साइड पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो 20वीं सेंचुरी के लोगों ने उस छोटे से एरिया को काटकर वहां पर एक वाटरवे बना दिया और उसे पानामा कनाल कहते हैं। चेल्सी कहती है कि हमें इस साइड से एंटर करके उस साइड से बाहर निकलना है और हम जीत जाएंगे। और स्टैनली की शिप काफी ज्यादा बड़ी है तो वो वहां से नहीं आ पाएगी। फिर टाइजू वहां से जाने की बात करता है तो चेल्सी कहती है कि उसे कई हजार साल बीत चुके हैं तो वो अभी तक डूब चुकी होगी। सेंकू बोलता है कि यही तो हमें चाहिए था। और फिर र्यूसी बोलता है कि हम दो टीम्स में बट जाएंगे और एक टीम रबर लेने जाएगी और दूसरी पानामा कनाल जाएगी। तो ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। गैन बताता है कि पानामा कनाल की टीम एक डिकोय होगी और एनिमी रेडार ऑपरेटर काफी ज्यादा स्किल्ड है तो वो उस डिकोय को मिस नहीं करेगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पानामा कनाल अभी भी यूजेबल होगी और अगर ऐसा हुआ तो डिकोय टीम स्टैनली के हाथों मारी जाएगी। तो ये सुनकर बाकी के लोग इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ओक्यो कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर सेंकू कहता है कि हमें उन्हें गुड बाय कहना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि सेंकू उनकी लैब कार की बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसने लैब कार को ऑटो पायलट पर लगाकर पानामा कनाल की तरफ भेज दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि एनिमी रेडार ऑपरेटर उस लैब कार को नोटिस कर लेता है और देखता है कि वो पानामा कनाल की तरफ जा रही होती है। उसको इग्नोर करने में काफी ज्यादा बड़ा रिस्क होगा। तो हम देखते हैं कि उनका कैरियर उस लैब कार को फॉलो करने के लिए पानामा कनाल की तरफ जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सेंकू और उसके दोस्तों को फॉरेस्ट में देखते हैं और वो सभी रबर ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनको रबर के ट्रीज मिल जाते हैं और फिर सेंकू उस ट्री में कट लगाकर उससे सैप कलेक्ट करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी ऐसा ही करने लगते हैं और उस ट्री का सैप कलेक्ट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनो उन सभी को देख रहा होता है तो गैन उसे एक नाइफ जैसा कुछ देता है। तो ज़ेनो पूछता है कि क्या तुम अपने एनिमी को एक वेपन दे रहे हो। गैन कहता है कि तुम्हें साइंस काफी ज्यादा पसंद है तो तुम हमारी रबर बनाने में हेल्प क्यों नहीं करते। अगर हमारे व्हीकल्स नहीं चले तो तुम भी हमारे साथ मारे जाओगे और वैसे भी तुम सेंकू जैसे ही हो। जब साइंस की बात आती है तो तुम बिल्कुल ऑनेस्ट होते हो। तो ये सुनकर ज़ेनो नाइफ लेकर ट्रीज से सैप कलेक्ट करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने काफी सारा सैप कलेक्ट कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि सेंकू उसमें सल्फर पाउडर और विनेगर मिलाकर उसको हार्ड बना लेता है और फिर उससे काफी सारी रबर की बॉल्स बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि कोहाको उन सभी बॉल्स से खेल रही होती है और बोलती है कि यह मटेरियल काफी ज्यादा अमेजिंग है लेकिन किसी भी तरह की क्राफ्टिंग के लिए ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो सेंकू कहता है कि तुम सही कह रही हो और फिर वो टाइजू को एक मेटल रोड देकर उस रबर को प्रोसेस करने के लिए कहता है। तो टाइजू ऐसा ही करने लगता है और हम देखते हैं कि उन्होंने उस रबर को सल्फर पाउडर और कार्बन पाउडर के साथ गर्म किया जिससे उसका कलर ब्लैक हो गया होता है। हम देखते हैं कि टाइजू उस रबर को स्ट्रेच कर रहा होता है जिससे वो काफी ज्यादा मुलायम हो जाता है और फिर सेंकू उस रबर पर स्टैंप लगाने लगता है। फिर ज़ेनो सेंकू से पूछता है कि क्या तुम इन्फ्लेटेबल रबर पार्ट को अलग से बनाओगे। तो सेंकू कहता है कि हाँ। कोहाको ज़ेनो से पूछती है कि तुम काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हो। तो ज़ेनो कहता है कि ये मेरी ही सेफ्टी के लिए है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम अपनी साइंस से खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लो, लेकिन सेंकू के तुम्हारे लीडर होने की वजह से मुझे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो सारी रबर तैयार कर लेते हैं और फिर वो उन रबर को गोल बनाने के लिए कपड़े और वायर के साथ उनके सांचों में डाल देते हैं। फिर वो उनको गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं और इससे उन्हें टायर केस मिल जाती हैं। फिर वो उन टायर केस में रबर ट्यूब्स डाल देते हैं और टायर पंप से उनमें हवा भर के वो टायर को रेडी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सेंकू बोलता है कि अब हमें बाइक की बॉडीज बनानी है लेकिन हमारे पास टाइम की काफी ज्यादा कमी है। तो हम देखते हैं कि कासेकी उनकी शिप को तोड़कर बाइक्स बनाने के लिए उसके पार्ट को कलेक्ट करने लगता है और वो टाइम बचाने के लिए शिप पर रहते हुए क्राफ्टिंग करने लगते हैं। फिर र्यूसी बोलता है कि हमें उस लैब कार से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनिमी की शिप उस लैब कार के डिकोय के काफी पास आ जाती है और उसके मूव करने के तरीके को देखकर स्टैनली समझ जाता है कि उसमें कोई भी नहीं है और वो एक डिकोय है। फिर वो उस लैब कार पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर वो फुल स्पीड से उनके रियल शिप की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेंकू और बाकी सभी इक्वाडोर में पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पर पूरा डेजर्ट होता है। इससे उनको राइड करने में तो आसानी होगी लेकिन उनके पास स्टैनली से बचने का कोई भी कवर नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो सभी शिप को तोड़कर उसके पार्ट्स को कलेक्ट करने लगते हैं और फिर र्यूसी कहता है कि हम सभी वुड के पार्ट्स को भी डिसमेंटल करेंगे और इन्हें जलाकर फ्यूल के लिए यूज करेंगे। ज़ेनो कहता है कि हम वुड को जलाकर उसकी गैस को फ्यूल के लिए यूज करेंगे। सेंकू उनको बताता है कि हम एक बॉस बाइक बनाएंगे और 5 मिनी बाइक्स बनाएंगे
और हम एक बॉयलर बनाकर उसमें लकड़ियों को जलाएंगे और उस बॉयलर को हम बॉस बाइक पर रखेंगे। वुड की गैस को हम कैनिस्टर में रखेंगे और फिर हम उन कैनिस्टर को मिनी बाइक्स के इंजन में लगा देंगे। क्रोम कहता है कि उन इंजन को बनाने में तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उनकी शिप में भी चारकोल गैस पर चलने वाले 6 इंजन हैं। और फिर हम देखते हैं कि टाइजू और कासेकी उस शिप में से वो 6 इंजन और वो बॉयलर निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओक्यो उन्हें बताता है कि उनकी लैब कार डिस्ट्रॉय हो गई है और अब स्टैनली की शिप फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रही है। तब उनके पास काफी ज्यादा कम समय होता है, तो वो सभी पूरी मेहनत से बाइक्स बनाने लगते हैं। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि स्टैनली की शिप वहां पर आ गई होती है। फिर स्टैनली और उसके सभी सोल्जर सेंको और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंको की शिप के पीछे से 6 बाइक्स निकलती हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने वो बाइक्स बना ली होती हैं और उन बाइक्स को देखकर स्टैनली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर स्टैनली के सोल्जर्स उन सभी पर फायर करने लगते हैं और वो सभी उनसे बच रहे होते हैं। तभी ज़ेनो ह्यूगा से कहता है कि तुम्हें मुझे एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करना चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा आइडिया है और फिर वो ऐसा ही करता है, लेकिन वो सोचता है कि डॉक्टर ज़ेनो भला खुद को खतरे में क्यों डालेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि ये पीछे रहना चाहता हो। फिर यूसी कार्लोस से कहता है कि पहले तुम एक ड्राइवर थे, है ना, चलो यहाँ पर धुआं कर देते हैं। तो वो हाँ बोलता है और फिर वो दोनों वहाँ पर धुआं कर देते हैं, जिससे उन सोल्जर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वो गलती से ज़ेनो को ना हिट कर दे, इसीलिए वो फायरिंग को रोक देते हैं। फिर टाइजू और सुइका को लग रहा होता है कि वो स्टैनली और उसके सोल्जर से बच गए हैं, लेकिन तभी कोहाकू स्टैनली को एक काफी बड़ी चट्टान पर चढ़ते हुए देखती है और उन सभी को बता देती है। यूसी सभी से कहता है कि ज़ेनो के आगे एक सिंगल लाइन बनाओ और फिर सुकासा बोलता है कि वो हेड पर एम करेंगे, तो अपना हेड नीचे रखना। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली उन पर शूट करता है और वो सभी उससे बच रहे होते हैं, लेकिन उसकी 2 बुलेट सुकासा और ह्यूगा के आर्म्स में जाकर लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक मेटल की प्लेट होती है। कोहाकू सोचती है कि इतनी धूल में बाइक्स पर शूट करने से बुलेट ज़ेनो को लग सकती थी, तो उसने हमारी मेन फोर्स यानी कि सुकासा और ह्यूगा के आर्म्स को टारगेट किया। फिर स्टैनली दूरबीन से उन्हें देखता है और बोलता है कि ज़ेनो हमें जरूर कोई ना कोई हिंट देगा। स्टैनली देखता है कि ज़ेनो अपनी आंखों को ब्लिंक करके उन्हें मोर्स कोड में हिंट्स दे रहा होता है और फिर वो उस कोड को नोट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओक्यो एनिमी के फाइटर प्लेन के इंजन की आवाज सुनता है। हम देखते हैं कि उनके पास प्लेन से बचने का कोई भी तरीका नहीं होता, तो सेंकू बोलता है कि उनको हवा में रहने से एडवांटेज होगा, लेकिन अगर वो हवा में रहेंगे तो ही होगा। फिर हम देखते हैं कि एनिमी का फाइटर प्लेन उड़ते ही नीचे गिरने लगता है और उसका इंजन फेल हो जाता है। फिर सेंकू हमको बताता है कि उस प्लेन की डॉग फाइट में जब वो प्लेन क्रैश हो गया था, तो उसने उनके इंजन में शुगर वाटर मिला दिया था और वो शुगर वाटर फ्यूल को खराब कर देता है। सेंकू कहता है कि ऐसा करने से वो प्लेन स्टार्टिंग में तो नॉर्मली ही वर्क करता है, जिससे वो कुछ भी नोटिस नहीं करते, लेकिन बाद में वो शुगर कार्बन स्लज बन जाता है और उससे इंजन खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि एनिमी का फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है और वो सभी वहां से एस्केप कर जाते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 3 ऑफ द डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।